नमस्कार। हेलो डॉक्टर में आपका फिर स्वागत है। अब तक तो हम सुनते थे रक्तदान महादान, पर अब पिछले कई सालों से आवाज सुनाई पड़ती कानों में अंगदान महादान। खून तो बहुत सारे लोग ऐसे देते हैं, किसी जन्मदिन पर रक्तदान शिविर, किसी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर। जरूरत हो ना हो रक्त का दान किया जा सकता है, कर दिया जाता है। खून को इकट्ठा करके रख भी देते हैं, काम में भी लेते हैं वक्त आने पर अंगदान कब जरूरत है, जब जरूरत है तब उपलब्ध है, नहीं है, किस तरह का होना चाहिए, सिर्फ ग्रुपिंग नहीं बल्कि कई चीजें मैच करनी पड़ती है, कौन कौन से अंग एक व्यक्ति के शरीर से निकाल के दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाए जा सकते हैं, और दिन पर दिन ऐसे अंगों की संख्या बढ़ रही है जिनका प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किया जा सकता है एक मनुष्य के शरीर से निकालकर दूसरे मनुष्य के शरीर में। और वो दिल भी धड़कता है दूसरे का, लीवर भी काम करता है दूसरे का, किडनी भी काम करती है दूसरे की। ऐसे आंख तो बहुत पहले से कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता ही था। आज हम इस विषय पे बात करेंगे हेलो डॉक्टर में, और हमारे साथ डॉक्टर विवेक आनंद सारस्वत हैं जो महात्मा गांधी अस्पताल और यूनिवर्सिटी के हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और लिवर ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है A1 टीवी के दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद। और आज इस विषय में बातचीत से पहले मैं जानना ही चाहता हूं, दर्शकों को आप बताएं कौन कौन से अंग है मनुष्य के शरीर के जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, किस अंग को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। ये आपका अच्छा सवाल है। तो इनमें से आज जैसा आपने बताया कई सारी इनकी संख्या ऑर्गन्स की, टिश्यूज़ की बढ़ती जा रही है जिनका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सबसे अधिक और सबसे पुराना और प्रचलित जो ट्रांसप्लांट है वो कॉर्निया ग्राफ्टिंग है। एक तरह से वो टिश्यू ग्राफ्टिंग मानी जाती है। और हाँ, उसको अंग प्रत्यारोपण नहीं कहते। जी टिश्यू का। और वो अंधे लोगों के लिए जिनका कि आंखों में नज़र जा चुकी है, कॉर्नियल ओपेसिटी की वजह से आंख में चोट आ गई हो, आंख की पुतली में की जो झिल्ली होती है सामने की उसमें सूजन आ गई हो, उनके काम में आता है और उसकी अच्छी मात्रा में हमारे देश में प्रत्यारोपण हो रहा है। जी। बाकी जो इम्पॉर्टेंट अहम ऑर्गन्स हैं शरीर के जिनका प्रत्यारोपण अब सामान्य क्लिनिकल प्रैक्टिस में आ गया है, उनमें शामिल हैं हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट सबसे अधिक संख्या में हमारे देश में और दुनिया में होता है, और दूसरे नंबर पे आता है लिवर ट्रांसप्लांट जिसकी भी अच्छी संख्या में हमारे देश में ट्रांसप्लांट, तीसरा सबसे अधिक संख्या में और ट्रांसप्लांट होने वाला देश हमारा देश हो गया है। जी। और बाकी ऑर्गन्स एब्डोमेन के अंदर, शरीर के अंदर, जैसे पैंक्रियाज है, स्मॉल बाउल है, उनका ट्रांसप्लांट होता है। ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर के लिए बोन मैरो का ट्रांसप्लांट भी अच्छी तरह से अब होना शुरू हो गया है। इसके अलावा जो टिश्यूज़ हो जाते हैं वो हार्ट के वाल्व्स हैं और स्किन ग्राफ्टिंग है, इनको भी आप थोड़ा सा इनमें शामिल कर सकते हैं। बोन ग्राफ्टिंग है, टेंडन्स के लिए ग्राफ्टिंग हो जाती है, ये टिश्यूज़ का ग्राफ्टिंग हो जाता है। और आपने कुछ सुना होगा कि जैसे किसी का एक्सीडेंट में अगर कोई हाथ कट जाए या पैर कट जाए उसको वापस जोड़ दिया जाता है, वो उसके लिए तो ट्रांसप्लांट नहीं माना जाएगा, लेकिन किसी एक्सीडेंट में किसी का हाथ ऐसे अगर जा चुका हो तो उसको हैंड ट्रांसप्लांट, फुट ट्रांसप्लांट मृतक के शरीर से देना भी एक प्रणाली है। जोड़ प्रत्यारोपण वो भी होता है। जोड़ों का प्रत्यारोपण नहीं होता है, जोड़ों का तो रिप्लेसमेंट होता है, आर्टिफिशियल जोड़ लग जाते हैं। जी जी। पर ये हैंड है, आपका हाथ फिर काम करने लगता है अगर हाथ कट गया हो, जैसे कि आजकल एक्सीडेंट्स में एग्री फार्मिंग में हो जाता है। हाँ, तो हाथ लगा देते हैं, कृत्रिम हाथ में लगा देते हैं। कृत्रिम मतलब मृतक का हाथ लग जाता है तो अच्छा। वो फिर नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल हाथ की तरह काम करना शुरू। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर। ये तो जी सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि सामान्यतः जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के ही ट्रांसप्लांट होता है, या एक बार बार जो टर्म आती है वो ब्रेन डेड की, कि ब्रेन डेड हो गया इसलिए ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ब्रेन डेड होने पर ही ट्रांसप्लांट होते हैं अंग, या कुछ अंग ऐसे हैं जो जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को दिए जा सकते हैं और उससे देने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित रहता है, जिंदा रहता है। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल किया है और इसके बारे में कोई भ्रांतियां हैं, इसकी पूरी जानकारी देना उचित रहेगा। देखिए, ऑर्गन प्रत्यारोपण दो तरीके से हो सकता है। एक मरणोपरांत मृतक के शरीर से
ऑर्गन्स निकाल के जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसको दिए जाएं, वो डिसीज्ड डोनर या कैडावरिक ट्रांसप्लांट कहलाता है। दूसरी पद्धति होती है जिसमें लिविंग डोनर, कोई जिसका कि ब्लड ग्रुप सेम हो और जो लिविंग रिलेटिव हो मरीज का, वो अपना ऑर्गन डोनेट करे जी। ये दो तरीके से ऑर्गन डोनेशन होता है। इन दोनों के रिक्वायरमेंट्स, इन दोनों की अहमियत अलग अलग है। तो दुनिया भर में इस समय कैडावरिक या डिसीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन की अत्यधिक प्राथमिकता है और मैक्सिमम वही ट्रांसप्लांट्स दुनिया भर में हो रहे हैं जी। कुछ ईस्टर्न एशियन देश हैं जैसे कोरिया, जापान है और भारत है। यहाँ पर हम लोग अधिकतर देखते हैं कि लिविंग डोनर रिलेटिव जो रिश्तेदार होता है मरीज का, वो अपना गुर्दा देता है, एक गुर्दा देता है, लिवर का एक हिस्सा देता है, तब प्रत्यारोपण हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी दोनों ही पद्धति से ऑर्गन्स काम कर सकते हैं, पर जो हमें समझने की आवश्यकता है, जिसके लिए बढ़ावा देने के लिए भी हाल में ही ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया है 27 नवंबर को। इसमें ये इस बात को बढ़ावा देने की पूरे प्रयास किया जा रहा है कि डिसीज डोनर, किसी का अगर एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, किसी का अगर ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, तो अभी आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया कि ब्रेन डेथ क्या चीज़ होती है जी। हम सब लोग डेथ समझते हैं, डेथ में इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो मृतक है वो हमेशा के लिए जा चुका है इस दुनिया से, उसका सांस नहीं चल रही है और उसका दिल भी रुक चुका है, हार्ट भी चलना बंद हो चुका है। वो तो आदमी मर गया, वो आदमी, उसको हम डेड पर मानते दिल हैं। तो धड़क रहा है, हाँ ब्रेन डेड हो गया जी। दोबारा उसके जिंदा होने की उम्मीद नहीं है। जो डेथ की मैं बता रहा हूं परिभाषा, हाँ जी। ब्रेन डेथ उसे कहते हैं जिसमें कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसकी स्वतः सांस नहीं चल रही है। मशीन से आप वेंटिलेटर से चला रहे हो भले ही, तो वो चल रही है, लेकिन अगर मशीन वेंटिलेटर बंद कर दिया जाए तो सांस बंद हो जाती है, लेकिन उसका दिल धड़क रहा है। दिल धड़कने से, सर्कुलेशन चलने से सब ऑर्गन्स की स्थिति अच्छी तरह से मेंटेन रहती है जी। और ऐसा डोनर, जैसे कि आप अक्सर देते हैं कि रोड एक्सीडेंट में सीरियस हेड इंजरी के मारे मरीज खत्म हो गया है, उसको बचाने के प्रयास में मशीनों पे लगाया गया है, गुर्दे की मशीन है, सांस की मशीन है और बिल्कुल ठीक ठाक बाकी सारे शरीर के अंग सब काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा है जी। तो ब्रेन डेथ घोषित करने के लिए एक परिभाषा पूरी मिलती हो, उसके लिए एक लीगल एक्ट, जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट पास किया गया है और उसके तहत ये निर्धारित किया गया है कि एक कमिटी एक्सपर्ट्स की स्थापित की जाती है जिनका कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट से कोई लेना देना नहीं होता है। न्यूरोसर्जरी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल फिजिशियन आदि की कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट लोगों की कमेटी गठित की जाती है जो इस बात को तय करती है। तो ब्रेन डेथ की जो टेस्ट किए जाते हैं वो करके घोषित होता है कि हाँ, ये ब्रेन काम नहीं कर रहा है। कुछ समय बाद रिवाइव भी नहीं हो सकता। हाँ, रिवाइव भी नहीं हो सकता। उसके लिए फिर मौका दिया जाता है कि 6 घंटे बाद, 4-6 घंटे बाद दोबारा से ये चीज़ चेक की जाती है कि मशीनें हटा के देखते हैं कि सांस उसकी अब स्वतः नहीं चल रही है, हार्ट ज़रूर चल रहा है मशीनों के बल पे। तो उस स्थिति में वो ऑर्गन, वो ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जाता है और उसका हार्ट, उसके दोनों लंग्स, दोनों किडनीज, उनका लिवर, आईज, कॉर्निया, अगर आवश्यकता हो, क्योंकि ये कम इस्तेमाल में आने वाले ऑर्गन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज, ये हार्वेस्ट किए जा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार जो मरीज जिनके ये ऑर्गन्स ख़त्म हो गए हैं, जिनको जिंदा रखने के लिए इन ऑर्गन्स की आवश्यकता है, वो उनमें प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये ऐसे केस में भी जैसे कोई भी ट्रांसप्लांट होगा तो कुछ टिश्यू का मेल होता होगा, कोई ब्लड ग्रुप देखा जाता होगा, कुछ तो चीजें देखी जाती होंगी कि देने वाले का या जो मर गया व्यक्ति, ब्रेन डेड हो गया, उस व्यक्ति की कोई ब्लड ग्रुप कौन सा है, जो ले रहा है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, और लेने वालों की पहले से कोई लिस्ट बनती है देश में, कोई रिजर्वेशन होता है? बिल्कुल, आपने ये सही सवाल किए हैं कि इसी तरह से काम चलता है। देखिए, ऑर्गन्स की अपनी इम्यूनोलॉजिक सेंसिटिविटी होती है जी। हम जब भी किसी शरीर से, एक शरीर से निकाल के ऑर्गन दूसरे शरीर में लगाया जाता है, चाहे वो सगे रिश्तेदार का क्यों ना हो, शरीर उसे फॉरेन समझता है, अपने से बाहर की चीज समझता है, फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन चीज इंट्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि इन्फेक्शन होते हैं, कीटाणु हमारे शरीर में आते हैं, दे आर फॉरेन, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उन्हें अटैक करके खत्म करता है जी। इसी तरह से बॉडी का ऑर्गन नए ऑर्गन को अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कि जैसा आपने कहा, पहला है कि जैसे लिवर ट्रांसप्लांट में ब्लड ग्रुप मैचिंग पर्याप्त है।
इम्यूनोलॉजिकली लिवर एक बड़ा स्टर्डी ऑर्गन है और उसमें सिर्फ ब्लड ग्रुप मैचिंग हो तो उतना पर्याप्त होता है। लिवर में डॉक्टर साहब पूरा लिवर ट्रांसप्लांट भी नहीं करना पड़ता, थोड़ा टुकड़ा भी काम कर जाता है। लिविंग डोनर की स्थिति में तभी लिविंग डोनर से आप ले सकते हैं जबकि लिविंग डोनर को कोई नुकसान ना पहुंचे जी, तो उतना ही पोर्शन ले सकते हैं। हाँ, तो मरीज को कितनी आवश्यकता है उसका हिसाब लगाया जाता है और लिविंग डोनर के वो स्वस्थ रहे, उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके शरीर में कितना हिस्सा छोड़ना है वो तय किया जाता है। एक वॉल्यूमेट्री की प्रणाली होती है जिसे तय करते हैं और वही डोनर सूटेबल है जिसको कोई हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा और वो अपने शरीर का उतना हिस्सा लिवर का दे सकता है जो मरीज के लिए पर्याप्त हो। इसमें लिवर फाइब्रोसिस भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, और लिवर में कोई शराब वराब पीने वाला व्यक्ति हो उसका भी लिया जा सकता है शायद। बिल्कुल, जो डोनर हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हों, और स्वस्थ के का मतलब है कि आजकल आप अक्सर जान रहे हैं कि इस समय मोटापा सबसे बड़ी बीमारी होती जा रही है। जी हाँ, जी हाँ। सारे विश्व में, हिंदुस्तान का भी आंकड़ा है कि 20 से 30% हम लोग ओवरवेट हैं। जो चर्बी एक्स्ट्रा इकट्ठी हो गई है वो लिवर में शरीर के अन्य हिस्सों के मुताबिक हो जाती है और फैटी लिवर रीजनरेट नहीं करता है। लिवर हम लोग क्यों ऐसे दे पाते हैं? क्योंकि लिवर एक अंगों में से है जो रीजनरेट करके वापस अपने नॉर्मल साइज पे थोड़ा सा लिवर भी पूरे लिवर जैसा काम कर लेता है और नॉर्मल साइज में आ जाता है। हाँ जी, 3 महीने में 2 से 3 महीने में अगर 1.5 किलो का ऑर्गन होता है लिवर, और अगर किसी को 600 या 700 ग्राम लिवर दिया जाए वो 2 महीने में पूरे 1500 ग्राम पे आ जाएगा। और देने वाले का लिवर जो उसके पास 600-700 ग्राम रह गया है वो भी पूरा 1.5 किलो आ जाएगा। जी हाँ, ये खूबी लिवर की है, रीजनरेशन की। और आपने कहा था कि कौन से ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते हैं, तो जैसे ब्रेन है, नर्व्स हैं, ये ऑर्गन्स ऐसे हैं जो रीजनरेट नहीं कर सकते हैं और वो ट्रांसप्लांट नहीं हो, एक आदमी की दूसरे आदमी काम भी नहीं आ सकते। जी जी, वो नहीं हो सकते हैं। तो और लिवर के अंदर जो डोनर होता है उसे स्वस्थ होना है, मृतक भी है उसके डोनर के भी टेस्ट किए जाते हैं, लिवर फंक्शंस देखे जाते हैं, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करके लिवर के अंदर चर्बी की मात्रा, फाइब्रोसिस की स्थिति देखी जाती है, ब्लड टेस्ट करके जैसे HIV जैसे इन्फेक्शंस हैं जो एक से दूसरे में फैल सकते हैं वो नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की एक लंबी सूची होती है जिनको जाना होता है। इसीलिए जब एक बार रिश्तेदार रजामंदी दे दें कि जी हाँ आप हमारे रिश्तेदार के ऑर्गन्स यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बाद भी डॉक्टर्स को चंद घंटों का समय चाहिए होता है ये सारी टेस्ट प्रक्रिया पूरी करें ताकि हेल्दी ऑर्गन हो। और रेसिपिएंट्स की सूची बननी, हर सेंटर में जिन ऑर्गन्स को होना है, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, ये अत्यधिक मात्रा में होते हैं, तो इनकी एक सूची बनी होती है हर सेंटर में। और ब्लड ग्रुप मैचिंग, लिवर किडनी के बाबत में HLA मैचिंग की ज़रूरत होती है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस होते हैं, इनकी मैचिंग करना आवश्यक होता है। इस तरह से करके वेटिंग लिस्ट होती है, वेटिंग लिस्ट में प्रायोरिटी, किसने पहले अपना नाम लिखाया वो भी होती है, और किसकी बीमारी कितनी सीरियस है, ताकि लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट ऐसे समय में दिया जाए जो वो मरीज़ को पूरा फ़ायदा कर पाए। किसी सिरोसिस के मरीज को अगर जैसे सिरोसिस चल रहा है, वो सूची में है और उसका दवाइयों से काम चल रहा है, लेकिन जांच के दौरान पता लगा कि जो छोटा सा लिवर कैंसर पैदा हो गया है, तो उसको एकदम इमीडिएट प्रायोरिटी दी जाती है ताकि उसे कैंसर फैले और फिर वो ऑपरेशन के योग्य ना रहे, उसके पहले उनका ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। हेलो डॉक्टर, में आज हम ट्रांसप्लांट पर बात कर रहे हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े आदि आदि। और बातचीत करते हुए डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक लिस्ट बनती है जिनकी प्रतीक्षा सूची के हिसाब से जब अवेलेबल होता है लिवर, किडनी और दूसरे अंग तब लगाए जाते हैं, लेकिन जिसके लगाए जा रहे हैं उसकी सीरियसनेस कितनी है और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसको, इस पर भी ध्यान रखा जाता है। तो कौन पहले से इंतजार में है और किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है। पर डॉक्टर साहब, ये जो लिस्ट बनती है, ये जैसे महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में बनी, पर कई बार देखते हैं कि हार्ट तो निकाला गया महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भेजा जाता है चेन्नई, वहां अपोलो अस्पताल में जाके हार्ट लगाया जाता है। तो क्या कोई नेशन वाइड कम्युनिकेशन होता है, नेशन वाइड लिस्ट बनती है कि साहब कहाँ कहाँ देश में ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट की, किडनी की इनकी जरूरत है और किस ब्लड ग्रुप के हैं, ये कोई रिकॉर्ड रखा जाता है और फिर उसके हिसाब से बात करके यहाँ से वहाँ ट्रांसफर किया जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही होता है। एक सेंट्रल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नोटो,
नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टिश्यू एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स। ये एक सूचियों का कोऑर्डिनेशन करता है जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, और जो जो ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं वो अपनी लोकल सूची तो बनाते ही हैं। जब ये ऐसे डिसीज्ड ब्रेन डेथ ऑर्गन्स आ जाते हैं तो इसकी सूचना नोटों में दी जाती है, और नोटो सारे देश में इस सूचना को फौरन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज़रिए से फैलाता है कि ऐसे ऐसे इस ग्रुप के इस टिश्यू टाइप के ऑर्गन्स अवेलेबल हैं, और उस सूची के मुताबिक जहां आवश्यकता होती है वहां ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट कराया जाता है। एक बार ऑर्गन से जो डिसीज डोनर के रिलेटिव से जब परमिशन मिल जाती है, ऑर्गन रिट्रीव हो जाता है, तो ये समझिए कि यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी टाइट क्लॉक। काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि इतने घंटे तक स्पेशल सॉल्यूशन में निकाल के ऑर्गन को प्रिजर्व करके उसे ट्रांसपोर्ट करना है, पहुंचाना है। दिल डॉक्टर साहब ले आते हैं, धड़का हुए ले आते हैं, जी जी, वहां तक धड़कता ही रहता है, बिल्कुल पहुंचता है वहां तक की एक्टिविटी एक कंटिन्यूअस जो रहती है सोल्यूशन में करके वो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के में देता है, वो कंटिन्यूअसली उसको परफ्यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के माध्यम से जी, वो ले जाया जाता है। और जब ये एक बार निर्णय होता है यहाँ से चला है वहां पहुंचा है, 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, समय क्लियर होता है, रेस अगेंस्ट टाइम, यस, तो द रेसिपिएंट उसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है। उसकी तैयारी वहाँ पे जो दूसरी टीम करके तैयारी करके इस स्थिति में ले आती है कि जैसे ही ऑर्गन पहुंचे तुरंत लगा दिया जाए, चीर-फाड़ करके रखते हैं, निकाल के डोनर का यूजुअली ऑर्गन को रिप्लेस करना होता है, अपनी जगह से हार्ट को हटाया, अपनी जगह से लिवर को हटाया, तो टाइम भी बचाते, ऑर्गन लगा दिया गया। जी जी, टाइम बचना और ऑर्गन की क्वालिटी बनी रहे। ऑर्गन फंक्शन जो कर रहा है वो आपने अगर बिल्कुल जिंदा की हार्ट बीटिंग स्थिति से उसको निकाला है तो वो अच्छी कंडीशन का ऑर्गन है, और उस प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रख के वो उसको प्रिजर्व करके ले जाते हैं और करते हैं। इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाना बहुत ज़रूरी है। ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट अभी इसका इंटीग्रेशन पूरी तरह से करने के लिए हर राज्य में एक स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है सोटो के नाम से। तो वो अपने राज्य में इसका समन्वय करते हैं, और उसके बाहर अगर ऑर्गन हम भेजने लायक रहा, अगर महात्मा गांधी में ऑर्गन निकला, महात्मा गांधी में ही यूज हो सकता है तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी है, और वो नहीं यूज हो सकता है तो जयपुर का जयपुर में देखेंगे, स्टेट में देखेंगे, राजस्थान का राजस्थान में रखा जाए। और अगर इस समय सूची में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है, ये तैयार है, तब दूसरे अन्य राज्यों में उसको उपलब्ध कराया जाए। वो एक सिस्टम फॉलो। पुलिस से भी कांटेक्ट करते हैं, पूरा रास्ता रोकते हैं, ट्रैफिक रोकते हैं, एयरपोर्ट तक पहुंचे तब तक कोई शायद गाड़ी नहीं आ सकती उस रोड पे, और फिर उड़ के जाए तो उस शहर में भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, बिल्कुल, ताकि 1 सेकंड की भी देरी ना हो। सबसे बड़ा वीआईपी ऑर्गन है, जी जी, बाकी वीआईपीज तो रहते हैं, वो अगर 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऑर्गन बेकार हो जाएगा। आपने जब इतना मुश्किल से गैदर किया है और इतना प्रेशियस कमोडिटी है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में कोई डिले नहीं हो सकती। ये बिल्कुल बनाया नहीं जा सकता, हासिल नहीं किया सकता। कोई व्यक्ति ब्रेन हो या कोई व्यक्ति का हार्ट मिल रहा है और या लिवर मिल रहा है और एक सर्टेन टाइम में नहीं पहुंचे तो बेकार हो जाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए, किसी मरीज को करने के लिए जीवन दान दे रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जीवन बचाना, एक तरह बेशकीमती टाइम बचाना, जीवन बचाना, और कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, ये कुछ भ्रांतियां हैं कि किडनी दे दी आपने, एक अपने बच्चे को दे दी किसी माँ ने या किसी पिता ने, तो उनका जीवन भी कुछ रुकावट भरा हो जाता है, जिन्होंने दी है किडनी, या उनका सामान्य हो जाता है जीवन। देखिए, ये चीज जरा क्लियर करनी है कि लिविंग डोनर रिलेटिव ट्रांसप्लांट, लिवर और किडनी दोनों में, लिवर, किडनी, लिवर का एक हिस्सा दिया मैंने, जैसे आपको बताया, लिवर तो वापस नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो उसके बाद डोनर को किसी किस्म की लिवर की तरफ से कोई कमी नहीं रहती, नॉर्मल हो जाता है। किडनी भी, हमारी जो किडनीज हैं, प्रकृति ने, भगवान ने ऐसा विधान किया है कि अच्छा खासा रिजर्व हमारे बॉडी में दिया है। हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो एक यूनिट्स होते हैं वो होते हैं। 2 किडनीज होती हैं, राइट और लेफ्ट। एक किडनी अगर निकाल दी जाए, कई कंजेनाइटल चीज़ें होती हैं, कई बार बीमारी की वजह से मरीज की निकालनी होती है, तो दूसरी किडनी पूरा फंक्शन टेक ओवर कर लेती है। 100% किडनी का फंक्शन एक किडनी निभा सकती है। जी। तो इसलिए एक किडनी हटने से डोनर के अंदर किसी किस्म की कोई कमी आ जाए, वो चीज़ नहीं है। फंक्शनिंग में कमी नहीं आएगी, कोई संक्रमण हो जाए वो अलग बात है। जी, बाकी दूसरी किडनी में अगर कोई, जैसा आपने कहा, संक्रमण हो गया या कोई पथरी हो गई, आजकल किडनी पथरी भी कॉमन है, तो वो अलग बात है, उसका अपने स्तर पे, प्रायोरिटी पे इलाज होना चाहिए।
पर जिसने किडनी दी है या लिवर दिया है उसकी लाइफ में कोई भी हैजार्ड्स क्रिएट नहीं होते इस वजह से। जी, एक किडनी से भी पूरा शरीर काम चला सकता है, व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लिवर का एक पोर्शन देने पर भी व्यक्ति सामान्य जिंदगी जी सकता है। दोनों केस में अगर आपने अपने रिलेटिव को लिवर का पार्ट दिया है या एक किडनी दी है, आपकी जीवन पर, आपकी उम्र पर मैं समझता हूं कितने समय जिंदा रहेंगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक कह रहा हूं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। आपने डॉक्टर साहब एक ट्रांसप्लांट और होता है जिसका जिक्र शुरू में किया था हमने, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। जी जी जी। आमतौर पे तो जिनको ब्लड कैंसर होता है, बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि ब्लड कैंसर दूसरे कैंसर से अलग होता है, और ब्लड कैंसर में कुछ डेवलप नहीं होता बल्कि कुछ खून इस तरह का हो जाता है कि व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल ज्यादा बन रहे हैं, कोई नहीं बन रहे, सेल्स नहीं बनते हैं, सिर्फ कैंसरस सेल्स बनते हैं जी, जो काम नहीं करते हैं और वो और समस्या की जड़ बन जाते हैं जी। तो ऐसे केस में चूंकि बोन मेरो में ब्लड बनाने की क्षमता होती है जी, तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट केवल रिलेटिव का ही हो सकता है, किसी का भी हो सकता है? देखिए इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स मैचिंग की जरूरत होती है कि सारी इम्यूनोलॉजिकली जितने भी इम्यून सेल्स बॉडी के हैं मेनली बोन मैरो से पैदा होते हैं। जी हाँ। तो उन्हें उनका बोन मैरो का HLA टाइपिंग, बोन मैरो के लिए टिश्यू टाइपिंग बहुत इलेबोरेट तरीके से करने की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा बोन मैरो को प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि ल्यूकीमिया, कैंसर, बोन मैरो कैंसर एक मेजर इंडिकेशन होता है, तो उसमें जिस मरीज़ को बोन मैरो दी जानी है उसके शरीर में अगर एक भी कैंसर का सेल रह गया तो ट्रांसप्लांट के बाद वो रेकर कर सकता है जी। तो उसको पहले पुरानी बोन मैरो साफ करेंगे पूरी। यस जी। तो वो एक बड़ा इंटेंसिव ट्रीटमेंट करके बोन मैरो को एक तरह से खत्म करना पड़ता है, रेडिएशन से, दवाइयों से, कैंसर बोन मैरो को, उसको पूरी बोन मैरो को हटा दिया जाता है और फिर नई बोन मैरो वो रिलेटिव की लगेगी, किसी की भी लग सकती है। वो देखिए किसी की भी लग सकती है लेकिन मैचिंग होनी चाहिए, और मैचिंग की संभावना मैक्सिमम रिलेटिव में और फादर मदर में या सिबलिंग में रहती है। जी जी। या आइडेंटिकल ट्विन हो जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी जी। पर ये होनी चाहिए, और वो पीरियड बड़ा वल्नरेबल होता है जब बोन मैरो नहीं है, तो एक तरह से बिल्कुल उसको एक बबल में, एक आइसोलेशन में रखना पड़ता है। खाना पीना भी इरेडिएट करके देते हैं, किसी किस्म का कोई कीटाणु या इन्फेक्शन ना चला जाए। ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी इरेडिएट करके देने पड़ते हैं जी जी, ताकि इन्फेक्शन ना चला जाए जी। इसलिए अपने आप में टेक्नोलॉजिकली वेरी इंटेंसिव, इसको मज्जा कहते हैं, मज्जा कहते हैं मेरे ख्याल से आयुर्वेद में तो। जी जी जी, देशी भाषा में। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब ये कैंसर के अलावा एक एप्लास्टिक एनीमिया बीमारी होती है जिसमें कंप्लीट बोन मेरो काम करना बंद कर देती है अपने आप स्वतः। जी जी जी। उसके कई कारण है, उसमें कभी आज चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन बोन मेरो एप्लास्टिक एनीमिया की स्थिति में तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज भी नहीं है। जी जी जी। ये है ब्लड कैंसर में तो फिर भी इंजेक्शन देके कुछ करके जिंदा रख लेते हैं, थोड़ा समय तक चल जाता है, लेकिन इसमें तो कोई इलाज ही नहीं है, ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। एप्लास्टिक एनीमिया तो एप्लास्टिक एनीमिया में भी यही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन देके, रेड सेल ट्रांसफ्यूजन देके कुछ समय तक मरीज को बहुत थोड़े चलाया जा सकता है, कोई इंजेक्शन नहीं है उसका। हाँ, पर वो दवाइयों के से जड़ से खत्म नहीं होता है और उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है। ये बात आपकी सही है। जी जी। तो ये बोन मैरो देने वाले पे कोई असर तो नहीं पड़ता? नहीं, बोन मैरो तो जनाब, बोन मैरो तो सबसे रैपिडली रीजेनरेटिंग टिश्यू हमारे बॉडी का है। जी जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले रक्तदान की बात की थी जी। जो भी रक्तदान करता है 6 हफ्ते से 2 महीने में वो 300, 350, 400, 450 ml डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इंडिविजुअल एक यूनिट ब्लड डोनेट करता है। तो 1 यूनिट बन जाता है, वापस बन जाता है 1.5-2 महीने में। जी जी। कैसे बनता है? वो बोन मैरो के वही सेल्स हैं जो बनाते हैं, और वही जब बिगड़ जाते हैं तब कैंसरस हो जाते हैं, तो वो अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन जो उनका होना शुरू हो जाता है वो कैंसर कहलाता है। ये दर्शकों की जानकारी के लिए बोन मैरो निकालते कहां से हैं? घुटने से या घुटने के नीचे पिंडली से? नहीं, कौन सी हड्डी से निकालते हैं? बोन मैरो जो निकाली जाती है, एक तो स्टर्नम होती है, चेस्ट बोन, दूसरी हिप की जो बोन होती है, पेल्विक बोन से, आइलियक क्रेस्ट, वहां से बोन मैरो निकाली जाती है। जी जी। तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी देश में होने लगा है काफी मात्रा में, अच्छी संख्याओं में, अच्छे सेंटर्स में हो रहा है, अच्छे परिणामों के साथ हो रहा है। डॉक्टर साहब, परिणामों पे बात आई तो ये जानना चाहते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट की क्या परसेंटेज है भारत में सफलता की, ऑपरेशन की? देखिए, अब इस मामले में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, लिवर ट्रांसप्लांट में तो द सेकेंड मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट्स इन एनी कंट्री इज बीइंग डन इन इंडिया। जी। किडनी ट्रांसप्लांट में भी हमारी बहुत अच्छी संख्या में ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, और इन दोनों ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट की सक्सेस की दर इट्स ओवर 90%। जी जी। 90 to 95% सक्सेसफुल एनग्राफ्टमेंट होता है,
और 1 साल तक जब ऑर्गन काम कर जाते हैं, जैसा मैंने आपको बतलाया था कि इम्यूनोलॉजिक रिजेक्शन के एपिसोड्स आ सकते हैं, आप इम्यूनोसप्रेशन की दवाएं आजीवन मरीज को लेनी पड़ती हैं अपना इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए, ताकि वो नए ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे। इन सब के चलते 1 साल के फंक्शन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये समझिए आजीवन चलता है, जो भी उम्र हो 10 साल 20 साल इससे अधिक ये ऑर्गन्स काम कर सकते हैं। कोई उम्र है पर्टिकुलर डॉक्टर साहब जिसमें ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, किडनी को, लीवर को, बच्चे को, छोटे बच्चे को एक पर्टिकुलर उम्र के बाद ही हो सकता है, या बुजुर्ग को नहीं कर सकते? देखिए, छोटे बच्चों में एक्सपर्ट हाथों में ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। एक कंडीशन होती है नियोनेटल हीमोक्रोमेटोसिस, उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है कि 1 महीने के बच्चे का, अच्छा, नवजात शिशु का ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है। और कम उम्र में टेक्निकली माहिर होने चाहिए एक्सपर्ट्स। बहुत छोटे साइज में, माइक्रोस्कोपिक साइज में माइक्रोस्कोप्स यूज करके काम किया जाता है। हाँ, जो आपने बोला बुजुर्ग वाले लोगों में सीमा आ जाती है, और उसमें सीमा ये आ जाती है कि उनके अन्य ऑर्गन भी स्वस्थ होने चाहिए, वो सपोर्ट करें ना करें। बायोलॉजिक और क्रोनोलॉजिक एज में बड़ा फर्क होता है। जी हाँ। और कुछ लोग होते हैं 60-70 साल की उम्र में भी उनके सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। और क्रोनोलॉजिकली तो वो 70 साल के हैं, पर बायोलॉजिकली उनकी उम्र 50-55 साल की है जी जी। तो वो ट्रांसप्लांट उनका किया जा सकता है। वो ऑर्गन डोनेट भी उनके हेल्दी होते हैं तो वो किए जा सकते हैं। पर जैसे डायबिटीज़ है और बीमारियां हैं जो शरीर के हर ऑर्गन को अफेक्ट करती हैं, मोटापा है जी, इन चीज़ों के चलते अगर हार्ट, लंग्स, इनकी बीमारी है साथ में मरीजों को, और उम्र बढ़ती है तो हार्ट डिजीज और लंग डिजीज कॉमन हो जाती हैं जी। उस स्थिति में फिर वो लिवर या किडनी या ऑर्गन्स पूरा काम नहीं कर पाते हैं और उनको हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, ये बड़ा लंबा विषय है, बात तो हम कितनी भी कर सकते हैं क्योंकि जानकारियां भी अपार हैं और लोगों के पास इसका ज्ञान का भी अभाव है और इसके प्रति जागरूकता का भी अभाव है देश में भी। और ये जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा अंग दिया जा सकता है, देने वाले पर क्या असर पड़ता है, नहीं पड़ता है, किस उम्र में दिया जा सकता है, किस उम्र में लिया जा सकता है। ये बहुत सारी बातों का भंडार है जो खुलना चाहिए लोगों के सामने, और जागरूकता होनी चाहिए कि लोग बेवजह डरे नहीं और सपोर्ट करें अपने घर वालों को, बाहर वालों को। ब्रेन डेथ कोई हो जाए तो अंग प्रत्यारोपण करें। कई लोग देहदान कर देते हैं, उनकी देह के बहुत सारे अंग काम आते हैं। तो ये फिर कभी और सारी बातें करेंगे। आज जितनी बातें हुई मैं समझता हूँ काफ़ी सार्थक चर्चा हुई है डॉक्टर विवेकानंद के साथ। डॉक्टर साहब, सारस्वत डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है कि फिर कभी आपके साथ बैठेंगे तो एक बार फिर फर्दर आगे इसकी एक्सपांशन करेंगे इन बातों का। हेलो डॉक्टर में आज बस इतना ही, बस इतना सा है आपसे अनुरोध कि अंग दान करने के लिए, देहदान करने के लिए लोगों को जागरूक कीजिए और जब जिसको जरूरत हो उसके जीवन बचाने के यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।